हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है 22 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर। और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है, इससे आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है, जिसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो जैसे ही आप इसको स्क्वायर कीजिएगा, √5 - 1 का होल स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 5 + 1 और -2 √5। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 6 - 2 √5। यानी कि आपको दिख गया कि वाट के स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के बाद 25,000 रुपये की राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सीआई की बात करते हैं हम लोग 10% की रेट पे, तो 1 साल का सीआई तो 10% ही होगा, 2 साल का 21% होता है। ठीक है, 3 साल का 33.1% होता है और 4 साल का 46.41% होता है। ठीक है, ये 10% के केस में 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो कम से कम 10% वाला तो आप लोग याद ही रखिएगा, क्योंकि 10% से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको बना भी सकते थे। आप देखिए 25,000 का यदि आप अमाउंट निकालना चाहें तो 25,000 आपका प्रिंसिपल था, हर साल 10% बढ़ रहा है, यानी कि 10 से 11 हो जा रहा है 3 सालों तक, तो पावर 3, यही तो करते हैं ना। ये अमाउंट निकल गया हमारा, और इसमें से जैसे ही आप प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 3 सालों का। 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। या तो आप सीधा सीधा ये कर सकते थे, यदि आपको ये पता था तो आप सीधा सीधा ये कर सकते थे कि 25,000 का 33.1% कितना होगा, यही आपका इंटरेस्ट है 3 सालों का। तो परसेंट हटा के 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ से मिला आपको 25 × 331। ठीक है, 25 × 331 कितना हो जाएगा, 25 × 75, 25, 750 और 25, ये कितना आ जाएगा, 8275। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि यदि किसी निश्चित धनराशि पे 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 360 है, तो उसी राशि पे 5 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, इसमें आपको धनराशि निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये देख सकते हैं कि कोई भी आपका धनराशि रहा हो 3 वर्षों में 6% के रेट से, यानी कि कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 18%। इसी 18% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 360 रुपये। तो आप बोल सकते हैं कि 1% कितने का होगा, 20 रुपये। 18 से डिवाइड कर दिया हमने, 1 रुपये 20% के बराबर, सॉरी 1% 20 रुपये के बराबर। तो आपको बोल क्या रहा है कि 5 वर्षों के लिए 8% के रेट से कितना होगा, 8 × 5 = 40% ही तो निकालना है अमाउंट का। जो भी प्रिंसिपल है, जो भी धनराशि है, उसका 40% तो निकालना। आपको पता है कि 1% 20 के बराबर है, तो 40% किसके बराबर होगा, 800 के। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि 0.875, ये जो दशमलव है, इसको सबसे बेहतर तरीके से इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए 0.875 होल नंबर तो नहीं है, पूर्ण संख्या तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर जब तक पूरा पूरा नहीं होगा उसको होल नंबर नहीं बोल सकते। 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे होल नंबर होते हैं। मतलब पूर्ण संख्या मतलब पूरी पूरी संख्या, और पूर्णांक का भी मतलब होता है पूरी पूरी संख्या। इसमें जीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर भी आता है। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और इसका जो डेसिमल होता है ना, ये रिपीटिंग डेसिमल होता है, नॉन रेकनिंग और रिपीटिंग, मतलब ये चलते रहता है, इसका डेसिमल रुकता नहीं है, मतलब शांत नहीं होता है। और जो चौथा ऑप्शन है परिमेय संख्या, तो यही है इसका आंसर, 0.875 परिमेय संख्या है। क्योंकि आप 0.875 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और किसी भी संख्या को यदि आप लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 0.875 है ना, तो इसको जब आप p/q के फॉर्म में लिखिएगा तो ये होता है 7/8। ठीक है, तो आपने 0.875 को 7/8 भी लिख सकते हैं, तो आपने p/q के रूप में लिख लिया ना, ये p और ये q। तो किसी भी नंबर को यदि आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर रेशनल नंबर है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक एथलीट 300 मीटर की दौड़ 25 सेकंड में पूरी कर सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी स्पीड क्या है। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, पहले तो उसकी स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी कि डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 25 सेकंड। तो ये जो स्पीड आया आपका मीटर प्रति सेकंड में आया, मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना होगा। तो यहाँ से देखिए जब आप इसको काटिएगा तो 25 से 100,
डबल जीरो कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। अब पूरा पूरा कटेगा तो 4 12 बार में कटेगा, तो यहाँ आ गया 18 गुना 12, ठीक है, और बटा में 5। 18 गुना 12 कितना होगा, 180 और 36 216, 216 216 बटा 5 कितना आ जाएगा, 43.2, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर एक पिरामिड बनाया गया है जिसका आधार समान है और शीर्ष ऊपर के केंद्र पे है। पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, जो घन होता है ना, क्यूब जो होता है वो खुद में एक प्रिज्म होता है, ठीक है। क्यूब खुद में एक प्रिज्म होता है, और यदि आप किसी भी प्रिज्म से उसी हाइट उसी बेस का कोई पिरामिड बनाएंगे ना, सेम हाइट और सेम बेस का यदि कोई पिरामिड बनाएंगे किसी प्रिज्म से, तो पिरामिड का 1/3 हो जाता है एरिया। कहने का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि आप एक बेलन है, ठीक है, एक सिलेंडर है और एक शंकु है। तो यदि हम बात करते हैं सिलेंडर की, ये अपना सिलेंडर हो गया और ये अपना शंकु हो गया, ठीक है। यदि इन दोनों का बेस सेम हो जाए, मतलब दोनों का रेडियस भी सेम हो जाए और दोनों का हाइट भी सेम हो जाए, तो इसका जो भी आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, उसका 1/3 वॉल्यूम शंकु का होगा। मतलब यदि वॉल्यूम इसका 3 है तो इसका वॉल्यूम 1 होगा, क्योंकि ये सेम हाइट का, ठीक है, और सेम आधार का। ये तो अपना प्रिज्म हो गया, जो सिलेंडर है वो तो प्रिज्म हो गया, और ये पिरामिड हो गया। तो प्रिज्म और पिरामिड के बीच में जो रेशियो होता है वॉल्यूम का, वो 3:1 होता है यदि सेम बेस और सेम हाइट है तो, ठीक है। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि जो पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम के, ठीक है, यदि सेम हाइट और सेम बेस का है। अब देखिए सवाल ये है, इसको मिटा रहे हैं, सवाल ये है कि एक क्यूब है, तो क्यूब क्या होता है, एक तरीके का प्रिज्म तो हुआ, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है ये बताया है मैंने आपको, कि वैसा फिगर, वैसा 3D फिगर जिसका जैसा आधार हो वैसा ही टॉप हो, जैसा बॉटम हो वैसा ही टॉप हो, और उसका हाइट हो, उसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक 12 सेंटीमीटर भुजा के अंदर एक घन, सॉरी 12 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, एक क्यूब है, यानी कि ऐसा क्यूब है कोई, इसके सारे साइड्स जो हैं 12 सेंटीमीटर के हैं, तो ये तो प्रिज्म भी है ना एक तरीके से। तो यदि ये प्रिज्म है और इसके अंदर आप पिरामिड बना रहे हैं जिसका बेस भी सेम हो, ठीक है, और हाइट भी सेम हो, तो जो क्यूब का वॉल्यूम होगा उसका 1/3 वॉल्यूम होगा ना पिरामिड का। तो आप क्यूब का वॉल्यूम निकाल के उसका 1/3 कर दीजिए। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड का क्यूब यानी कि 12 का क्यूब, यही तो निकलेगा आपका घन का आयतन, ठीक है, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम आ गया, इसी का तो 1/3 हो जाएगा पिरामिड का वॉल्यूम। तो कितना आ जाएगा, 144 गुना 4, यही तो होगा, 144 गुना 4 यानी कि 14 चौके 56 और 4 चौके 16, 576, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि ए बी और सी 4:5:5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं, समय का अनुपात 3:2:1 है, तो उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो प्रॉफिट का अनुपात होता क्या है, जिस अनुपात में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है गुना जिस अनुपात में उनका समय है। तो इन दोनों को गुना कर देंगे, तो ए बी सी किस अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं, 4:5:6, और इसके टाइम का रेशियो क्या है, 3:1, इसी को तो गुना करना है। तो देखिए 2 से, ऐसे यहाँ पे लिखिए 12 10 और 6, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 5 और 3, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई, सॉरी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 600 स्क्वायर मीटर है, यदि इसकी लंबाई 10 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए तो मैदान का क्षेत्रफल समान रहेगा। मैदान की मूल बीमाएं, ठीक है, मतलब मैदान का जो भी डायमेंशन है, जो लंबाई और जो चौड़ाई है, ठीक है, उसमें यदि आप 10 मीटर लंबाई में बढ़ा भी देते हैं और चौड़ाई में 2 मीटर कम भी कर देते हैं, तो भी उसका एरिया जो है वो 600 स्क्वायर मीटर ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन से बना लीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो देखते के साथ आपको ऑप्शन नंबर सी दिख जाएगा। रीजन क्या है कि देखिए इन सब में जो है ना ये लेंथ है, इसमें 10 मीटर जोड़ना है सवाल के हिसाब से, और चौड़ाई में 2 मीटर घटाना है। सवाल तो यही बोल रहा है ना कि आप जब लेंथ में 10 मीटर जोड़ें और चौड़ाई में 2 मीटर घटाएं तो एरिया 600 आना चाहिए, और बिना घटाए भी 600 आना चाहिए, ठीक है। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। रीजन ये है कि जब आप इन सब में लेंथ में 10 जोड़ेंगे
ठीक है। तो जोड़ने के बाद भी ये सारी संख्या 10 की ही मल्टीपल रहेगी, 10 का ही गुणज रहेगा। जैसे आप पहले को देखेंगे 60 से 70 ये भी 10 का ही गुणज रहेगा, 40 से 50 ये 10 का ही गुणज रहेगा, 50 से 60 ये भी 10 का ही गुणज रहेगा और 75 से 85 ये तो 10 का भी गुणज नहीं है। तो जैसे ही आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि ये चारों ऑप्शन 10 जोड़ने के बाद भी 10 के ही गुणज रह रहा है, मतलब इसका जो लंबाई है ये 10 का ही गुणज रह रहा है। तो हमको चौड़ाई में देखिए, हमारा जो एरिया है लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, और यदि लंबाई में 10 का ही गुणज मिल रहा है, यहाँ पे एरिया देखिए आप 600 यानी कि 2 बार 10 आ रहा है, 6 गुना 10 गुना 10, तो चौड़ाई से हमको 10 मिलना चाहिए था ना, लंबाई से एक ही जगह 10 मिल रहा है, तो चौड़ाई से 10 कहाँ मिलेगा, कहाँ पे आप 2 माइनस कीजिएगा जो 10 का गुणज हो जाएगा। यही तो एक ऑप्शन है, 12 में से जैसे ही आप 2 माइनस कीजिएगा ये 10 का गुणज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों नंबर 10 के गुणज। आप चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी सीधा। देखिए इसका एरिया ऑप्शन नंबर सी का 50 गुना 12 600, पहले भी 600 हो रहा था, इसको आप 10 जोड़िएगा लंबाई में तो 60 हो जाएगा और चौड़ाई में 2 घटाइएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि अब भी ये 600 ही हो रहा है। ठीक है, आपको इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आप सीधा सीधा देख सकते थे कि 50 में 10 जोड़ेंगे, 12 में 10 2 घटाएंगे तो यही दोनों 10 का मल्टीपल होगा, यानी कि 600 इसका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हालांकि आप जोड़ के भी गुना करके भी देख सकते थे एक एक नंबर। ठीक है, ज़्यादा समय उसमें भी नहीं लगता, 30 सेकंड के अंदर बन जाता है यदि आप चारों ऑप्शन को भी ट्राई करते तो। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक बगीचा एक समषष्ठभुज के आकार में है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 मीटर है। यदि इसका 5% हिस्सा एक गोलाकार फव्वारे द्वारा घेरा गया है तो शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ये है कि एक समषष्ठभुज है, ठीक है, इसके बीच में एक फाउंटेन है और फाउंटेन जो है टोटल समषष्ठभुज का 5% एरिया कवर करता है। तो यदि इसको हटा दिया जाए तो बचा हुआ एरिया कितना होगा, 95%। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा है कि जो शेष भाग है हेक्सागन का, यानी कि ये वाला फाउंटेन छोड़ के जो शेष भाग है उसका एरिया कितना होगा। तो हेक्सागन के एरिया का 95% होगा, तो आपको यही निकालना है हेक्सागन का एरिया और फिर उसका 95% निकाल दीजिए। तो हेक्सागन का एरिया क्या होता है, √3 इंटू ए स्क्वायर, और ए कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना 400, इसका 95% निकालना है। 95/100, 20 2 से 4 95 गुना 2 190 गुना 3 19 57 570 √3 की वैल्यू 1.73, इतना ही लिखते हैं, इसी से आंसर आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 57 गुना 17.3। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस 0.3 को यदि आप छोड़ दीजिए और आप सीधा 57 गुना 17 देखिए तो कितना हो जाएगा, 17 सत्ते 119, यानी कि 9 11 17 पचे 85 और 11 85 और 11 हो जाएगा 96। ठीक है, ये आ गया 969 जब आपने 57 को 17 से गुना किया। ठीक है, अब 57 को यदि आप 0.3 से गुना करेंगे यानी कि 1/3 करेंगे 57 का। ठीक है, तो 1/3 करेंगे आप तो 19 के आसपास आएगा, हालांकि एग्जैक्टली 1/3 नहीं है लेकिन ऑप्शन दूर दूर है, तो आप मान सकते हैं कि 57 को जब आप 0.3 से गुना करेंगे यानी कि 1/3 कर रहे हैं आप 57 का, तो 57 का 1/3 19, 969 और प्लस में 19 कितना हो जाएगा, समथिंग अराउंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा और बाकी ऑप्शन तो दूर दूर है। ठीक है, जहां आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं वहां नहीं करेंगे हम। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 3 दोस्तों का वजन 7:8:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वजन 5 किलोग्राम बढ़ जाता है तो नया अनुपात 12 13 14 हो जाता है, तो सबसे भारी दोस्त का मूल वजन क्या है। देखिए जो 3 दोस्त है उसका मूल वजन का रेशियो है 7 8 और 9, सबका 5 किलो बढ़ जाने के बाद ये हो जाता है 12 13 और 14। जब देखिएगा कि सवाल में 5 किलो बढ़ाने बोल रहा है और यहाँ पे भी 5 यूनिट ही बढ़ रहा है, 5 8 से 5 और 9 से 5, मतलब 5 किलो बराबर 5 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बराबर 1 किलो। तो आप सीधा बोल सकते हैं सबसे भारी दोस्त का जो मूल वजन था वो 9 यूनिट यानी कि 9 किलो था, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक त्रिकोणीय खेत की भुजाओं का अनुपात 2:3:4 है और परिमाप 72 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए भुजाओं के जो अनुपात दिए हुए हैं ना वो 2 3 4 दिए हुए हैं, यानी कि जब इसको जोड़ेंगे तो परिमाप मिल जाएगा 2 3 5 4 9, यहाँ से 9 यूनिट आ रहा है और परिमाप 72 दिया हुआ है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो यदि 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई तो इसका भुजाओं का लेंथ कितना हो जाएगा 8 गुना 2 16,
8 तिया 24 और 8 चौके 32, यही भुजाओं का लेंथ होगा। अब आपको एरिया निकालने बोला है त्रिभुज का, तो यहाँ पे देखिएगा तो तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो ना ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा यानी कि समबाहु त्रिभुज, ना ही ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ना ही ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यानी कि समकोण त्रिभुज। ये तीनों में से कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये बन रहा है विषमबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, ठीक है, और कोई किसी पे परपेंडिकुलर भी नहीं है यानी कि राइट एंगल भी नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। जब कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करे तो हीरोन्स फॉर्मूला सारे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, तो हीरोन्स फॉर्मूला से जो एरिया होता है ना, वो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से ए बी और सी जो है ये साइड है, त्रिभुज के तीन साइड, त्रिभुज के तीन साइड मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और एस जो है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। तो यदि पेरीमीटर परिमाप 72 है तो एस कितना हो जाएगा, इसका आधा 36। तो अब इसका एरिया निकाल लीजिए, एस की जगह पे 36, 36 माइनस 16, ए की वैल्यू 16 है तो 36 माइनस 16 20, 36 माइनस 24 12, और 36 माइनस 32 4, यही आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या बाहर आएगा, 36 से 6 बाहर आ जाएगा, ये खत्म, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, ये भी खत्म। यहाँ पे क्या है 4 गुना 5, तो 4 गुना 5 यानी कि 4 से 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 4 गुना 3, तो इस 4 से भी 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा रूट अंडर 5 या 15। तो यहाँ से जब आप देखिएगा 8 छक्के 48, 48 रूट 15 इसका आंसर आया, मतलब आपका एरिया आया 48 रूट 15, ठीक है। अब ऑप्शन तो एग्जैक्ट आ नहीं रहा है, तो अब क्या कीजिए आप लोग, इस 15 को यदि आप 16 मान लेते हैं तो बाहर क्या आएगा 4, स्क्वायर रूट 16 4 होता है, तो यदि आप 4 निकालिएगा तो 48 गुना 2 96 यानी कि 192 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे 15 की जगह पे 16 माना है, तो ज़्यादा माना है, तो आंसर 192 से थोड़ा सा कम होना चाहिए था। तो 192 से थोड़ा सा कम ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि 192 के आसपास का ऑप्शन एक ही दिख रहा है, 186, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक मशीन का मूल्य पहले 2 वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% घट जाता है। यदि प्रारंभिक मूल्य 10,000 रुपये था तो वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा। देखिए, जो मशीन का मूल्य था पहले साल में 10 से कितना हो गया 9, 10% कम हो गया, दूसरे साल में 10 से 8, और तीसरे साल में 10 से 7, 30% कम। तो यहाँ से आप सीधा देख सकते हैं कि तीनों साल का जो सक्सेसिव होगा वो कितना हो जाएगा, इन तीनों को गुना कर देते हैं, यानी कि 1000, 1000 उसका मूल्य था तो घट के कितना हो गया, 7 8 56, 56 9 504, ठीक है। 1000 प्राइस था, घट के कितना हो गया 504, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि उसका प्रारंभिक मूल्य 10,000 था, यानी कि 1000 को एक जीरो से गुना करेंगे तो आपका जो मूल्य आएगा वो भी एक जीरो से गुना हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक प्राइस यदि 10,000 था तो घटने के बाद प्राइस 5040 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एक वस्तु को लागत से 60% ऊपर अंकित करता है और 25% का त्योहारी छूट देता है, साथ ही अंतिम बिक्री मूल्य पे 300 रुपये का कैशबैक देता है। कैशबैक मतलब एक तरीके से छूट ही हुआ। यदि उसे अभी भी 10% का लाभ होता है तो लागत मूल्य क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर था उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत प्राइस 100 था, उसने इस पे 60% ज़्यादा मार्क किया, सवाल में दिया हुआ है 60% ऊपर अंकित करता है, यानी कि 100 की चीज़ को 160 मार्क करता है, और फेस्टिवल सीजन में 25% का ऑफ देता है। किस पे देगा ऑफ, मार्क्ड प्राइस पे। ये सीपी है, ये मार्क्ड प्राइस है, तो 160 का 25% यानी कि 40, तो 40 का ऑफ देगा तो बेचेगा कितने में, 120 में बेचेगा ना, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 120। अब इसी पे एक कैशबैक भी देता है, और कैशबैक देने के बाद वो 10% का प्रॉफिट कमाता है, तो 10% का प्रॉफिट जो है वो तो सीपी पे ही कमाएगा ना, तो सीपी पे 10% का प्रॉफिट कमाएगा तो बेचेगा कितने में 110 पे, क्योंकि 100 का 10% 110। अब यहाँ से देखिए, उसका जो प्राइस आया था 120, उस पर कैशबैक दिया 300 का, तो प्राइस फाइनली कितना हो गया 110, तभी तो 10% का प्रॉफिट हुआ। तो आप खुद बताइए कि यहाँ से 10 यूनिट बराबर कितना आ गया 300, आपने 120 से 110 किया यानी कि 10 यूनिट कम किया, 10 यूनिट बराबर कितना
300। तो आपको निकालना क्या है, लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है, 100 यूनिट। 10 यूनिट बराबर 300, तो 100 यूनिट बराबर 3000। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि अथर एक निश्चित कार्य को उसी समय में कर सकता है जिसमें बबन और चेतन मिलकर इसे कर सकते हैं। यदि अथर और बबन मिलकर इसे 10 दिनों में कर सकते हैं तो चेतन अकेला 50 दिनों में, बबन अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है। सवाल ये है कि 3 लोग हैं, अथर, बबन और चेतन। यहाँ पे लिख लेते हैं ए, बी और सी। अथर, बबन और चेतन। अथर अकेला उतने समय में कर सकता है जितने समय में बबन और चेतन कर सकता है, यानी कि अथर का जो अकेले का कैपेसिटी है ना, उतना ही कैपेसिटी बी और सी का है कंबाइंड। तभी तो सेम टाइम लग रहा है, दोनों का कैपेसिटी सेम है। जितना कैपेसिटी अकेले ए का है, ठीक है, उतना ही कैपेसिटी बी प्लस सी का है, यानी कि इनकी कैपेसिटी का अनुपात 1:1 मान सकते हैं ना। अब आगे बोल रहा है कि अथर और बबन मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं और चेतन अकेला 50 दिनों में कर सकता है। तो काम को यदि हम लोग यहाँ से 50 मान लें तो अथर और बबन का कैपेसिटी निकल जाएगा यहाँ से 5, और चेतन का कैपेसिटी 1। अब ये बताइए कि अथर, बबन और चेतन तीनों का कंबाइंड कैपेसिटी कितना है, 5 और 1 6 है ना, यानी कि ए बी प्लस सी कितना, 6। तो इसी को बांटना है, तो आप बोल सकते हैं ये 3 रहा होगा और ये भी 3 रहा होगा, सेम अनुपात में बांटना है, मतलब 6 को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो ए की कैपेसिटी भी 3 आ जाएगी और बी प्लस सी की भी कैपेसिटी 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सी की कैपेसिटी 1 है, निकाला ना हमने। तो यदि सी की कैपेसिटी 1 है और बी प्लस सी की कैपेसिटी 3 है, तो बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 2। अब बी की कैपेसिटी आ गई 2, यानी कि बबन की कैपेसिटी हमें पता चल गई। तो बबन को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल काम 50। बबन की कैपेसिटी 2, कितना टाइम लगेगा, 25 दिन। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक स्टोरेज बॉक्स एक समकोण आयताकार प्रिज्म के आकार का है जिसकी आंतरिक बीमाएं 50, 40 और 30 सेंटीमीटर है। ये कितने लीटर धारण कर सकती है। ठीक है, एक स्टोरेज बॉक्स है जो कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म के शेप में है, मतलब उसका जो आधार है रेक्टेंगुलर है, उसका कुछ हाइट है और उसी का डायमेंशन दिया हुआ है, प्रिज्म का डायमेंशन। ठीक है, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है ना, इसको घनाभ भी कहते हैं, क्यूबाइड। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया कि जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है इसी को हम लोग क्यूबाइड भी कहते हैं, यानी कि घनाभ हिंदी में। तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, उसके तीनों डायमेंशन का गुणज। तो तीनों डायमेंशन को जब गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 5 के 20 दिया 60, यानी कि 60,000 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो मिलेगा उसका आयतन। और आपको ये भी मैंने बताया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो यहाँ से 60,000 सेंटीमीटर, यानी कि इसको जब हटा दीजिएगा 3 जीरो को, तो आपको क्या मिल जाएगा, 60 लीटर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक व्यापारी ने 5 प्रकार के चावल खरीदे जिसका वजन 2, 3, 4, 5 और 6 के अनुपात में है। प्रति किलोग्राम उनकी संबंधित कीमतें 40, 42, 45, 48 और 50 रुपए हैं। मिश्रण की प्रति किलोग्राम औसत लागत क्या है। देखिए, 5 तरह के चावल खरीदें, इस अनुपात में खरीदें और सभी का प्राइस दिया हुआ है। इसको जब मिलाया गया तो एवरेज प्राइस, मतलब जो मिक्सचर का प्राइस आएगा वो कितना आएगा। इसको निकालने के लिए आपको हर टाइप की प्राइस को, हर टाइप के चावल को उसके प्राइस और उसके क्वांटिटी के साथ गुना करना होगा और जोड़ के टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करना होगा। ऐसे ही तो हम एवरेज निकालते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40 गुना 2 कितना प्राइस पड़ेगा, 80। ठीक है, 42 गुना 3 कितना हो जाएगा, 42 गुना 3 126। उसी तरह से 45 गुना 4 180, 48 गुना 5 240 और 50 गुना 6 300। टोटल क्वांटिटी कितनी है अपनी, यह है टोटल क्वांटिटी, 2 3 5 4 9 5 14 6 20। टोटल क्वांटिटी है 20 किलो या 20 यूनिट। यहाँ से एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ के डिवाइड करने का मतलब नहीं बनता, यहीं से सीधा डिवाइड करते हैं। तो सीधा डिवाइड करेंगे तो 80 को यदि 20 से डिवाइड करेंगे तो 4। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। 20 को से यदि 180 को डिवाइड करेंगे तो 9, 20 से 240 को डिवाइड करेंगे तो 12 और 20 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 15। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिला, 15 12 27 और 13, यानी कि 40। और हमने क्या छोड़ा था, 126/20 ये छोड़ा था,
126/20 यानी कि 6.3 आएगा। तो 40 + 6.3 कितना आ जाएगा? 46.3। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में टीन और तांबा 5:3 के अनुपात में है। दूसरी मिश्र धातु में टीन और तांबा 3:1 के अनुपात में है। पहली मिश्र धातु की कितनी मात्रा को दूसरी मिश्र धातु के 20 किलोग्राम के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि टीन और तांबे के 4:2 के अनुपात वाली एक नई मिश्र धातु तैयार हो सके। देखिए सवाल ये है कि दो तरह के मिश्र धातु यानी कि एलॉय को मिलाया जा रहा है, और हर एक एलॉय में, ये जो दो तरह के एलॉय हैं, इसमें टीन और कॉपर का अलग अलग रेशियो है। इसको मिला के जो एलॉय बनेगा उसमें टीन और कॉपर का रेशियो 4:2 के अनुपात में होना चाहिए। तो किस अनुपात में मिलाया जाए ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं कि सिर्फ टीन का क्वांटिटी मिला लेते हैं ना, या तो सिर्फ कॉपर का क्वांटिटी मिला लेते हैं। तो यदि सिर्फ टीन की क्वांटिटी हम मिला के एलिगेशन लगाना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले टाइप वाला जो मिश्र धातु था, जो एलॉय था, उसमें 5 टीन था आउट ऑफ 8। ठीक है, 5 टीन था आउट ऑफ 8। हम टीन की क्वांटिटी पे एलिगेशन लगा रहे हैं। जो भी टीन की क्वांटिटी रही होगी पहले और दूसरे मिश्र धातु में, उस पे एलिगेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले में टीन की क्वांटिटी कितनी थी? 5 आउट ऑफ 8। दूसरे वाले मिक्सचर में देखते हैं, दूसरे वाले मिश्र धातु में टीन की क्वांटिटी कितनी है? 3 आउट ऑफ 4। और जो हमें चाहिए उसमें टीन की क्वांटिटी कितनी है? 4 आउट ऑफ 6। ठीक है, इस पे एलिगेशन हमें लगाएंगे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है हमें, क्योंकि ये जो आया ना ये फ्रैक्शन में आ गया। तो इसको पहले सिंपल में तोड़ लेते हैं ना। यहाँ से हम क्या करेंगे? 8, 4 और 6 का एलसीएम देखेंगे। 8, 4 और 6 का एलसीएम 24 होता है, तो इन तीनों नंबर्स को 24 से गुना कर देंगे। ठीक है, 24 से जैसे ही गुना करेंगे हमें जो नया रेशियो मिलेगा, नया एलिगेशन मिलेगा, वो मिलेगा 8 तिया 24 यानी कि यहाँ 15, 6 चौके 24 यानी कि 36 18, और यहाँ से 6 चौके 24 यानी कि 4 चौके 16। अब यहाँ से सीधा एलिगेशन लग जाएगा। 18 - 16 कितना आएगा? 2। या तो 16 - 15 कितना आएगा? 1। ठीक है, अब सवाल ये बोला था कि जो पहला वाला मिश्र धातु है उसकी कितनी क्वांटिटी को दूसरे मिश्र धातु के 20 किलोग्राम के साथ मिलाया जाए। यानी कि जो दूसरी क्वांटिटी है, दूसरी मिश्र धातु है, ये 20 किलो है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 20 किलो है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 40 किलो। ठीक है, तो पहले मिश्र धातु का कितना क्वांटिटी चाहिए? 40 किलो। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि साइन ए = 2/3 है। तो 3 साइन ए -4 कोस ए का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन ए प्लस 3 कोस ए का होल स्क्वायर। देखिए जब आप इसको तोड़िएगा ना तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप इसका स्क्वायर तोड़िएगा तो आपको मिलेगा 9 साइन स्क्वायर ए और प्लस 16 कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और एक टर्म होगा 2ab का। तो 2ab हो जाएगा 4 तिया 12 तिया 24 साइन ए कोस ए, और यहाँ से मिलेगा प्लस 24 साइन ए कोस ए। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो उसको लिखते ही नहीं है ना। यहाँ देखिए, अब यहाँ से सीधा स्क्वायर वाला टर्म लिख लेते हैं। 4 साइन ए का स्क्वायर 16 साइन ए साइन स्क्वायर है। 3 कोस ए का स्क्वायर 9 कोस स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ है क्या? एक जगह 9 साइन स्क्वायर ए है, एक जगह 16 साइन स्क्वायर ए है, यानी कि 25 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 25 साइन स्क्वायर ए। एक जगह 16 कोस स्क्वायर ए है, एक जगह 9 कोस स्क्वायर ए है, तो ये भी 25 कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिर्फ 25। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, यहाँ पे बोला है कि साइन ए प्लस कोस ए = √2 है। तो साइन क्यू ए प्लस कोस क्यू ए क्या होगा? देखिए, जब भी आप देखिएगा साइन ए प्लस कोस ए = √2, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि साइन ए की वैल्यू 45 है, तभी ऐसा हो पाएगा। जब दोनों की वैल्यू आप लोग 1/√2 लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है साइन ए और कोस ए दोनों 45 डिग्री पे 1/√2 होता है। तो यहाँ पे जब आप दोनों की जगह यहाँ भी 1/√2 रखिएगा, यहाँ भी 1/√2, तो आपको √2 मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसको जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। जैसे आप इन दोनों को स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2।
इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, अभी मैंने बताया। तो 1 को जब 2 में से माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2 sin a इंटू कोस ए इक्वल टू 1। और 2 sin a कोस ए क्या होता है ये भी आपको पता है, 2 sin a इंटू कोस ए होता है sin 2a। तो sin 2a इक्वल टू कितना मिल गया 1। और साइन की वैल्यू कब 1 होती है, साइन 90 पे ना, यानी कि 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। यदि आपको a की वैल्यू 45 मिल गई, जो मैंने पहले ही बताया था, तो आप सीधा a की वैल्यू 45 रख दीजिएगा ना, जो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे साइन 45 का क्यू, साइन 45 होता क्या 1/√2, 1/√2 का क्यू। और कॉस क्यूब है, ये भी कॉस 45 1/√2, 1/√2 का क्यूब, ठीक है, ये भी क्यूब है। तो यानी कि हो जाएगा 1/2√2, यानी कि 2/2√2, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आपको इसको इससे इसको काटना होगा, तो ये हो जाएगा √2/2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है क्या ये रेखा है, दो रेखाएं दी हुई है, एक y बराबर 2x+3, एक y बराबर -1/2x-1। ये दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि यदि दो लाइन का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन यदि -1 होता है तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है। जैसे स्लोप क्या होता है, y इक्वल टू mx+c में m ही तो स्लोप होता है ना। तो यहाँ पे जब आप स्लोप देखिएगा तो m की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। और यहाँ पे जब आप स्लोप देखिएगा तो m की वैल्यू कितनी है -1/2। तो कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट, -1। यानी कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जब भी -1 होता है ना, दो लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जब भी -1 होगा तो वो लाइन क्या होती है परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोल रहा है कि साइन एक्स इक्वल टू कॉस 5x - 60, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। जब भी साइन ए बराबर कोस ए हो या कोस बी हो, तो साइन ए बराबर जब भी कोस बी होता है ना, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से x और प्लस 5x - 60 जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6x - 60 इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो यहाँ से बोल सकते हैं 6x इक्वल टू 150। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 25, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो कोण पूरक हैं, एक कोण का माप दूसरे कोण के माप के 3 गुने से 10 डिग्री अधिक है, छोटे कोण का माप क्या है। देखिए पूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों कोण को जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यदि एक कोण 60 है तो दूसरा कोण 30 होना चाहिए, मतलब दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए, वही पूरक कोण होता है, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि एक कोण दूसरे कोण के माप के 3 गुने से 10 डिग्री अधिक है, यानी कि यदि दूसरा कोण x है तो पहला कोण कितना हो जाएगा 3x + 10, दूसरे कोण के 3 गुने से 10 अधिक। और ये दोनों यदि पूरक कोण है तो दोनों को जोड़ के 90 डिग्री मिलना चाहिए ना। तो यहां से आप बोल सकते हैं 4x बराबर 80 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है कि छोटे कोण का माप कितना है, तो छोटा कोण यही तो x माना था हमने, बड़ा कोण 3x + 10 था, तो x की वैल्यू 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी और कोण सी के कोण समद्विभाजक बिंदु आई पे प्रतिच्छेद करते हैं और कोण बी आई सी बराबर 110 डिग्री है, तो कोण ए का माप क्या है। देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, एक ट्रायंगल है। इसमें जो बी और सी के एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि एंगल बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, और जो सी का एंगल बाइसेक्टर है वो एंगल सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। और ये कहाँ मिल रहा है आई पे, और आपको बी आई सी दिया हुआ है 110 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू 110 डिग्री दे रखी है। आपसे पूछ रहा है एंगल ए क्या होगा। तो आपको पता है कि जब भी एंगल बाइसेक्टर को मिलाते हैं और कोई एंगल बनता है, यहाँ पे बी आई सी बन रहा है, तो वो होता क्या है, वो होता है 90 प्लस कोण a/2, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इससे भी सवाल पूछते रहता है एग्जाम्स में। एंगल बी आई सी क्या है 90 प्लस कोण a/2, और यहाँ पे आई क्या है, दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलता है उसी पॉइंट को हम लोग एंगल बाइसेक्टर यानी कि पॉइंट आई बोल रहे हैं, ठीक है।
तो वैसे केस में बी आई सी की वैल्यू क्या होती है 90 प्लस कोण ए बाई टू। तो यहाँ से आप लोग बी आई सी की वैल्यू आपको पता है 110 बराबर 90 प्लस कोण ए बाई टू। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 90 प्लस कोण ए बाई टू, यानी कि कोने की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 गुना 2 40, सीधा सीधा निकाल सकते हैं। यानी कि कोने का वैल्यू कितना आ गया 40। देखिए यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी पता होता, वैसे तो आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेकिन यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रहता तो आप सोच सकते थे हल्का सा कि यदि ये एंगल 110 है तो बाकी दो एंगल कितने रहे होंगे 70, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों कोण मिलकर 180 होने चाहिए थे। तो एक कोण यदि 110 है तो बाकी दो कोण 70 रहने चाहिए, और यदि बाकी दो कोण 70 थे और ये दोनों लाइन बी आई और आई सी एंगल बाइसेक्टर थी, तो ये पूरे कोण और ये पूरे कोण मिलके 140 होने चाहिए, यानी कि 70 का 2 गुना, क्योंकि 140 को ही तो आधा किया गया तो 70 मिला, बाइसेक्ट किया गया तो एंगल बी और एंगल सी मिलके 140 थे। तो एंगल ए कितना हो जाता है 40, तभी तो 140 प्लस 40 180 होता। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूला पता नहीं था तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, नहीं तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसको सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर है ये। तो यहाँ पे जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 यानी कि रूट 6, कितना आ गया 5 प्लस 2 रूट 6, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोला है त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी क्यू आर के समांतर है, यदि पी एस बराबर 5, एस क्यू बराबर 10 और पी टी बराबर 6 है तो टी आर ज्ञात कीजिए। देखिए किसी भी ट्राइंगल में, यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, किसी भी ट्राइंगल में यदि आप एक भुजा के समांतर, जैसे यहाँ पे बोल रहा है एस टी जो है क्यू आर के समांतर है, तो आपने यदि क्यू आर के समांतर कोई भी लाइन खींची, यहाँ पे एस टी दिया हुआ है, तो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटता है। मतलब जो अनुपात पी एस और एस क्यू का होगा, ठीक है, जो अनुपात पी एस और एस क्यू का होगा वही अनुपात पी टी और टी आर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी एस 5 दिया हुआ है, एस क्यू 10 दिया हुआ है और पी टी 6 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है टी आर क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि जो अनुपात पी एस और एस क्यू का होगा, यानी कि पी एस यहाँ पे 5 है, एस क्यू 10 है, दो गुना हुआ है ना, तो यहाँ पे यदि ये 6 है तो दो गुना हो जाएगा टी आर, यानी कि टी आर कितना हो जाएगा 12। सीधा सीधा आप ये याद रखिए पी एस बटा एस क्यू का जो भी अनुपात होगा वही अनुपात होगा पी टी बटा टी आर का। ठीक है, तो पी एस यदि 5 है, एस क्यू 10 है और पी टी 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से जैसे ही आप टी आर निकालेंगे तो 12 मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हो गया आज का। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है।